हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रेपको होम फाइनेंस के बारे में। और जैसे आपको पता है कि ये रेपको होम फाइनेंस लिखा है, मतलब ओनली होम फाइनेंस करती है। और होम फाइनेंस के साथ साथ और कौन सी काम करते हैं ये भी देख लो। तो कंपोजिट लोन है, कमर्शियल रियल एस्टेट लोन है, न्यू होरिजन लोन है, तो प्रॉस्पेरिटी लोन, ऐसे बहुत सारे टाइप के इनके लोन हैं। ठीक है, प्लॉट के लिए लोन करती है होम मेकर, ड्रीम होम लोन, ये इनके प्रोडक्ट है, इनके सर्विसेज है। ठीक है, इनके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। तो जस्ट इसका काम है कि लोन देना, होम फाइनेंस करना। ठीक है, तो इस टाइप के होम्स रहेंगे, किसी भी या कमर्शियल हो, जगह लेना है, प्लॉट लेना है, या तो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बताया हुआ है, 7.15 से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 7.15% से। और इसमें ये भी मिलता है सब्सिडी, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो भी इसमें एलिजिबल है उनके लिए 2.67 लाख का सब्सिडी मिलेगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ये इस पर मेरा सेकंड वीडियो है। तो पहला वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है वो वीडियो, ये 234 लोगों तक ये पहुँचा है, और ये 13 दिसंबर का है। ठीक है, 13 दिसंबर में मैंने रिलीज़ किया था ये वीडियो। और इस पर कंप्लीट मैंने डिटेल दिया है। इसमें जो भी है, देखो होम मेकर लोन कौन सा है, क्या है, सारी डिटेल मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाया था। प्लॉट लोन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की थी। ठीक है, और उसके बाद उसका एनालाइज़ किया था। तो जो भी डिटेल है, और वो टाइम पे शेयर का जो प्राइस था यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इसके शेयर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 302 का प्राइस जब था तब मैंने इसके बारे में बात की गई थी और इस पर वीडियो बनाया था। फिर इसके बाद इसके प्राइस में क्या चेंजेस हुआ ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसका शेयर देखते हैं कि शेयर में क्या चेंजेस आए। तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पर मैंने इसका शेयर ओपन किया है। तो जो भी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, NSE BSE पर ये शेयर ट्रेड करता है। अभी 209 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 207 का इसने लो है। तो आज ही के दिन इसने, आज के दिन का नहीं है लेकिन ये लो से आसपास है, आज के दिन का 208 का लो है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त इसने लो किया था, शायद कल के दिन में ही ये 207 का लो किया था इसने। और आज थोड़ा सा ऊपर आया है, और ये 430 का हाई से यहाँ तक आ चुका है, गिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी में अभी शॉर्ट एनालिसिस में 7 स्ट्रेंथ बता रहा है, 10 वीकनेसेस बता रहा है, 3 अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेड बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बुलिश, हरामी बुलिश रिवर्सल आ रहा है। तो यानी ये स्ट्रेंथ बता रहा है, ये कैंडल है, ये इंडिकेटर है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है। और ये वीकनेसेस में बता रहे, रेड फ्लैग है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट बता रहा है कंपेयर टू अर्निंग कम हो गई है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये भी मैं आपको इसके फाइनेंशियल जब बताऊंगा आगे तो उसमें दिखा दूंगा कंप्लीट फाइनेंशियल में। तो इनका इनकम कितना है, मतलब सेल कितना कर रहे हैं और इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अपॉर्चुनिटीज़ में 3 बता रहा है, ब्रोकरेज, अपग्रेडेड, रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसका रिकमेंडेशन बढ़ गया है और टारगेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टेड है तो ये पॉजिटिव ले चीज़ें। ठीक है, और डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट जो भी रिजल्ट्स है उसके अंदर, तो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है और प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया। ये भी हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे तब हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर इसके ओवरव्यू में क्या बताया, देखो कि मार्केट जो कैपिटल है इसका 1300 करोड़ का है। तो 1300 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इसका 1.19, मतलब डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। देखो डिविडेंड दे रही है तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ ना कुछ आपको ईजीली आपके अकाउंट्स में
आपके बैंक अकाउंट में जो भी लिंक है आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट से, तो उसमें आपको 1% या 1.25% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो जितनी क्वांटिटी हो तो आप निश्चित रहिए, आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखो, 38% लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। और पीबी रेशियो जो दिखा रहा है उस हिसाब से मैं आपको उसका ये भी दिखाऊंगा बैलेंस शीट में। तो थोड़ा सा ये 1 के आसपास होना चाहिए, बट उससे थोड़ा कम है। और फेस वैल्यू 10 का है। पी बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इसका सेक्टर का पी, तो बहुत सस्ता है। और इसमें आगे जाके ये रेपको होम बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है एज़ पर पी, जो पी इसका बन के आ रहा। ईपीएस भी बहुत अच्छा है, अर्निंग दे रहा है अच्छा खासा, तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है इसका। तो मेजॉरिटी चीज़ें ओवरव्यू में पॉजिटिव निकली है। और एडवांस चार्ट में अगर हम बात करेंगे तो देखो, 1 साल का हम डायरेक्ट चार्ट देख लेते हैं। तो 1 साल में इसने परफॉर्म किस तरीके से किया है, तो लगभग 326 के लो से ये देखो थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन करते एक डाउन साइड मारा इसने। फिर डाउन साइड मारने के बाद इसने 267 का लो मारने के बाद ये डायरेक्ट एक हाई मारता है 430 का। तो 430 15 जून में हाई मारने के बाद ये डाउन साइड आता है, और एक यहाँ पर एक डाउन साइड दे देता है 430 के बाद एक ये लो दिखा देता है 266 का। 430 से डायरेक्ट देखो कितना ज़बरदस्त गिर जाता है अगस्त के अंदर ही। फिर उसके बाद एक बार डिविडेंड दे देता है, तो ₹2.5 का डिविडेंड पर शेयर मिल जाता है। जितनी क्वांटिटीज हो उतना आपको ₹2.5 के ₹2.5 के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो शेयर कंटिन्यू फिर गिरता है, तो देखो यहाँ से ये जो हाई बना है ना, वहाँ से ये शेयर को मैंने गिरते हुए ही देखा है, और इसी वजह से मैंने इसको बाय किया था। अभी भी ये गिरा हुआ ही है, तो कितने साल से गिर रहा है, कैसा गिर रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और अभी कौन से लेवल पे आ चुका है। तो देखो इसने ये भी लो तोड़ दिया है, जो इसका लो था यहाँ पर 2-3 बार टच करके इसने फिर ये लो तोड़ के अभी ये थोड़ा डाउन आ गया है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की भाषा में इसी तरह होता है, लेकिन इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि इसके फाइनेंशियल कैसे है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ तो देखो 5 साल में इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो स्टार्टिंग में 5 साल में तो थोड़ा बड़ा, ये 602 के लो से ये इसने एक हाई बनाया, लगभग इसने 924 का हाई बना के ये डाउन साइड ही नज़र आ रहा है, डाउन साइड ही जाते हुए नज़र आया। फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो मार्च तक, ये मार्च अप्रैल मई तक तो बहुत ख़राब हो गया, ये 106 तक आ गया 900 का शेयर, 104 भी लो नज़र आ रहा है। तो 104 तक ये आने के बाद, ठीक है, अभी 94 का भी लो नज़र आ रहा है। मतलब देखो लगभग 90% तो वैल्यू गायब हो गई। 900 का शेयर 90 पे हो जाता है, मतलब 90% तो उसमें से गायब हो गया। तो इतना ज़बरदस्त गिरा ये 5 साल के अंदर। तो उसके बाद ये शेयर ने देखो फिर थोड़ा बहुत उछाल दिखाया, और उसके बाद 90 का शेयर हो जाता है 386 का। 386 के बाद ये थोड़ा फिर से डाउन आता है। तो इसने बहुत अप एंड डाउन दिखाया हुआ है इसके इन्वेस्टर को, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो किस तरीके से ये अपसाइड ही जाते हुए नज़र आया है स्टार्टिंग में। मतलब ये जब 2013 में आई कंपनी 1 अप्रैल से, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो 158 के लो से ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, और इसने एक हाई बना दिया, यहाँ तक आया, और इसने एक हाई बना दिया 899 का। तो यहाँ पर एक हाई था, फिर एक यहाँ पर एक हाई, मतलब थोड़ा बहुत करेक्ट होके और एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्ट होके फिर एक हाई बनाया। तो 900 के प्राइस तक ये पहुँच गया था। फिर उसके बाद थोड़ा डाउन साइड मारा, फिर यहाँ पर 924 का हाई बनाया, ठीक है, 2017 के अंदर। फिर उसके बाद गिरा है। तो कहीं ना कहीं से शेयर करेक्ट होता ही है। अगर बहुत भाग जाता है, बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ता है, तो फिर वो उसको थोड़ा बहुत गिरना होता है, तो करेक्ट होना होता है। बट कभी कभी कोई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और उस पर बहुत सारी चीज़ें का असर पड़ता है। जो भी इनका बिज़नेस होता है उसी के वजह से ये चीज़ें देखने मिलती है। तो वो भी हम देखेंगे। तो अचानक में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यहाँ से डाउन साइड आ गया।
तो इसके नंबर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का इसने परफॉर्म किया हुआ है और फिलहाल तो अभी ये लेवल के आसपास है। देखो ये रेड लाइन नज़र आ रही है, तो ये रेड लाइन के आसपास में अभी शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब कितना 2013 का भाव अभी आज आ चुका है, ठीक है। ये 1 जुलाई 2013 के टाइम का जो भाव था वो आज यहाँ पर दिख रहा है। तो लगभग बहुत ख़राब रिटर्न ये दिखा रहा है, ठीक है। तो लगभग 9 साल पुराना ये रिटर्न आपको बता रहा है। अभी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत ये प्राइस एंड परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, प्राइस एंड वॉल्यूम का। तो ऑलरेडी पूरा नेगेटिव नज़र आ रहा है, कुछ भी इसमें सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव ही है। 11% डाउन, 18% डाउन एक महीने में, 3 महीने में 27% डाउन, YTD में 21% डाउन, YTD यानी जनवरी से अभी तक, और एक ईयर में 1 ईयर में 38% डाउन, और 3 साल में 35%। तो कंटिन्यूसली ये गिरा हुआ है, बहुत गिरा है शेयर ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि रेपको होम का यहाँ पर 18 फरवरी का न्यूज़ आया हुआ है, जिसमें बताया है कि इसका सेल्स डाउन है। देखो सेल्स डाउन हुआ, बैड न्यूज़ आई, शेयर थोड़ा गिरेगा। 18 फरवरी को आया तो वो टाइम में कुछ भी थोड़ा भी इसके बारे में नेगेटिव आएगा, ऑलरेडी लोग पैनिक होते हैं कि शेयर कंटिन्यू गिर रहा है, अभी सेल्स भी डाउन आएगा तो और भी गिरेगा। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं, और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से शेयर्स गिरते हैं। और तो इसका सेल्स ख़राब निकला, ठीक है, दिसंबर का। बट फिर भी शेर खान ने इसका बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था 17 फरवरी को, ठीक है। टारगेट दिया था 275 का, टारगेट 275 का दिया। शेर खान ने बोला कि अभी इसको बाय करो, तो कुछ तो अच्छा है, तभी तो शेर खान बोल रहा है कि इसको बाय करो, ठीक है। अभी भी बाय कर सकते हो। तो और यहाँ पर ये दूसरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और लास्ट टाइम का यहाँ पर ये शेर खान का ही है, और लास्ट टाइम का भी मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट टाइम क्या रिकमेंडेशन था। तो आपको दिखा देता हूँ वो पहले का रिकमेंडेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहले के वीडियो में ये चोलामंडल सिक्योरिटीज़ जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, मैं आपको ये फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो चोलामंडल सिक्योरिटीज़ ने बाय का रिकमेंडेशन दिया था, ये 1 जुलाई को दिया था उन्होंने 365 के प्राइस पे और 432 के टारगेट के लिए। लेकिन ऑलरेडी अभी 432 का टारगेट बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने बताया था तभी इसका प्राइस था 365 और वो टाइम था 1 जुलाई। बट वहाँ से भी ये गिरते आया था, और मैंने 300 के टाइम पे बताया, फिर 300 से भी ये गिरते आया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट भी बहुत ख़राब चल रहा है। और ऊपर से इसके फाइनेंशियल अभी हम देखेंगे, जिसमें आपको नंबर्स से पता चलेगा कि इसके फाइनेंशियल कैसे है और उसका इम्पैक्ट इस पर कैसे गिरा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा चार्ट वाइज देख लेते हैं। तो चार्ट में इसमें क्या बताया है, तो थोड़ा बहुत इसका इस तरीके से देख लेते हैं। तो रेवेन्यू इस ओवरव्यू इसका देख लो। तो रेवेन्यू 2017 में 1044 करोड़ का था, 1044 करोड़, और 1100 करोड़ का 2018 में, 1189 करोड़ का 2019 में, 1345 करोड़ का 2020 में, और 2021 में देख लो 1373 करोड़। तो कंटिन्यूसली तो सेल्स तो अच्छा खासा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 182 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, फिर 201 करोड़ का, फिर 234 करोड़ का, 280 करोड़ का, और 287 करोड़ का प्रॉफिट कंटिन्यू करती आ रही है। तो ग्राफ इसका तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, तो कंटिन्यू बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो क्या खराबी ये भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें नज़र आएगा आपको कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 37% का है, और इसमें ये DIS जो है, DIS पूरे यहाँ पर म्यूचुअल फंड ही है। देखो म्यूचुअल फंड स्कीम, तो ये पूरे म्यूचुअल फंड ने इतना 21% इसमें पैसा लगाया है। मतलब आप समझ सकते हो
कि सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है अभी म्यूचुअल फंड ये कंपनी पे, तो आपको तो क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए। आप खाली रीज़न बताना कि म्यूचुअल फंड कर रही है और आपको क्यों नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 म्यूचुअल फंड है और उसमें 21% ओनली म्यूचुअल फंड है। डीआईज में मोस्ट ऑफ है ना बाहर के दूसरे भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर ओनली म्यूचुअल फंड है और वो 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ये टोटल इतना होल्डिंग ये कंपनी में किया है। तो ज़बरदस्त होल्डिंग है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को कि म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक का भी होल्डिंग है, देखो पब्लिक ने भी 23-24% तो पब्लिक का भी खुद का होल्डिंग है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर FIIs फॉरेन के इन्वेस्टर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि फॉरेन के इन्वेस्टर को भी ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। तो मैं इस वजह से कंपनी को हम बाई कर रहा हूँ और मैंने अभी भी कंटिन्यू करता हूँ और तभी भी मैंने कंटिन्यू बाई कर ही रहा था। ठीक है, मुझे क्या लगता है जब जब प्राइस गिरे तो उसको सस्ता भाव समझता हूँ, डिस्काउंट समझता हूँ और उसको मैं ख़रीदते रहता हूँ। ठीक है, और इसी दिन के लिए मैं पैसे रखता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट का चीज़ें पता है और मैं स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए करता हूँ और मैं हमेशा यही बताते रहता हूँ कि मार्केट का कोई प्राइस फिक्स नहीं है, इसीलिए क्वांटिटीज़ थोड़ी से अपने बजट के हिसाब से लो, नहीं तो आप एकदम से 1,00,000-2,00,000 लगा दोगे और डूब जाओगे। ठीक है, अगर जिसने भी अभी 1,00,000 रुपया लगाया रहता उसका 20-30 हज़ार रुपया आज वो वैल्यू दिखता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। ठीक है, तो जब वो चोलामंडल सिक्योरिटीज़ वालों ने बताया था तब से अभी तक जिस किसी ने इन्वेस्ट किया होता तब इतना हालत ख़राब हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग रिकमेंडेशन पे तुरंत चले जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी बाय थोड़ा थोड़ा करके करना है। थोड़ा मतलब जितनी आप उसमें बाद में फिर से ख़रीद के और थोड़ी क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो उतना ख़रीद लो। ठीक है, और वो प्रॉफिट जैसे हो जाता है और निकल जाना, क्योंकि मार्केट कभी भी स्टेबल होता नहीं है, कभी भी उसमें कौन सी भी किसी भी ख़राब ऐसी हवा आ जाएगी, कोई भी एक तूफ़ान आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मार्केट को हिला देगा, शेयर को हिला देगा, पूरा गिरा देगा। ठीक है, तो कभी इतना कॉन्फिडेंस होके नहीं चलना है, हमको पॉजिटिव रहना है बट लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ कभी भी कुछ भी चेंज हो सकती है, हमको सिर्फ पेशेंस रखना है, स्टेबल रहना है, जो भी होता है होने देने का। क्योंकि देखो ये लोग ये लेके बैठे हैं तो आपको लेने में क्या टेंशन है। प्रमोटर खुद की कंपनी है, वो पेशेंस रखता है। ये पब्लिक कुछ स्मार्ट लोग हैं वो भी पेशेंस रखते हैं। डरना नहीं है, शेयर मार्केट रिस्क का ही मार्केट है, रिस्क तो होता ही है, तो डर के काम नहीं होता है। रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, तो ये समझ के रखना। ठीक है, तो ये तो लिमिटेड रिस्क है। इंट्राडे वाले या ऑप्शन वाले तो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं और लॉस भी वैसे ही होता है और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना तो रिस्क लेके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करो, सबसे सेफ भी रहोगे आप, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ मेरे चैनल पे रहोगे तो मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिट में निकलता हूँ और ये शेयर में से भी मैं आपको प्रॉफिट में निकल के बताऊंगा। जब मैंने रिकमेंड किया था वो प्राइस से अभी देख लो कितना लगभग 100 रुपये डाउन है, फिर भी आज भी मैं उसमें बाइंग करता हूँ जब जब मुझे और लगता है कि और क्वांटिटीज़ में ऐड करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही है, ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है, बट कभी ना कभी थोड़े दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छा कुछ हो जाएगा तो शेयर भी उसी स्पीड में भागना भी चालू करेगा। तो टेंशन लेने का नहीं, होल्डिंग रखने का। और फिलहाल तो मैंने होल्डिंग रखा हुआ है और मैं आज भी बाइंग करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और यहाँ पर मैं और भी आपको आगे फाइनेंशियल इसके दिखा रहा हूँ, तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके नंबर्स कैसे थे और वो नंबर के वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके फाइनेंशियल देखते हैं, तो फाइनेंशियल इसका कैसा है। यहाँ हम इसके पूरे फाइनेंशियल देखने वाले हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताए होते हैं स्क्रीनर पे। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन थोड़ा ये प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चीज़ें इसमें होती है। तो प्रॉज में बता रहा है कि स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.61 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, इसके बुक वैल्यू से इतने टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये भी अच्छा चीज़ है। जो यहाँ पे देखो ये बुक वैल्यू है और इसका जो प्राइस चल रहा है वो कितने इस पर
ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होना अच्छा होता है। और यहाँ पर कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, तो इंटरेस्ट कवरेज इसका कम बता रहा है। मतलब क्या होता है कि कंपनी पे जो कर्जा होगा वो कर्जा कंपनी चुका पाएगी या नहीं, ये टेंशन की बात है। इस वजह से ये लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है कि इनका इंटरेस्ट तो पे कर पाएगी क्या नहीं, ब्याज चुका पाएगी क्या नहीं, या फिर लोन पे कर पाएगी क्या नहीं, ये एक होता है। तो देखो ऑलरेडी फाइनेंस कंपनी है, लोन देने वाली कंपनी पे भी लोन होते हैं, ये आपको आगे इसके बैलेंस शीट में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स का ग्रोथ ख़राब है इसका 5 साल का, पास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ ख़राब है, 9% की स्पीड से चल रहा है, तो ये ख़राबी चीज़ हुई। डिविडेंड पे आउट लो है, ज़्यादा डिविडेंड होना चाहिए, 3 साल का डिविडेंड थोड़ा कम है ऐसा बता रहा है 5.89% के हिसाब से, तो डिविडेंड पे आउट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से ये लो होने की वजह से भी ये नेगेटिव चीज़ बताई है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो एवरी 3 महीने के अंदर ये सेल कितना कर रही थी, तो 2019 में ये 308 करोड़ का कर रही थी, और आज ये 2021 में ये 322 करोड़ का कर रही है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, तो सेम रेंज में ही ये 300 के ही रेंज में ये करते आई है सेल्स। और इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, तो 191 ये इसका खर्चा है, ठीक है, तो इतना ये खर्चा इसका हो रहा है। तो पहले 191 करोड़ का था और अभी 172 करोड़ का है, तो इतना इंटरेस्ट ये पे कर रही है। और कुछ एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस, वो भी देख लो, 24 करोड़ का था अभी 108 करोड़ का, तो इस वजह से क्या हो गया कि प्रॉफिट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो 92 करोड़ का और यहाँ पे 43 करोड़ का बच गया। तो पहले का जो प्रॉफिट था 2019 में बहुत अच्छा किया था इसने, 30% का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था इसका, फाइनेंस मार्जिन, यहाँ पे 13%। तो इस वजह से ये चीज़ें ख़राब होने की वजह से शेयर गिर जाता है। तो ऑलरेडी वो टाइम पे अच्छा था, लेकिन ये कुछ महीने के अंदर ही ये गिर गया है। जैसे जून तक इसने अच्छा प्राइस था इसका, 430 का भी हमने प्राइस देखा, लेकिन वहाँ से ये देखो गिरने की वजह यही होता है, सेल्स ही होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसका यहाँ पर अदर इनकम दिखा देता हूँ। तो अदर इनकम स्टार्टिंग में वो टाइम पे कुछ नहीं कर रही थी, अभी 4 करोड़ का दिसंबर में इसने अदर इनकम भी इसका किया है। और यहाँ पर 52 करोड़ का यहाँ पर पहले नेट प्रॉफिट था और अभी 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो इसमें पूरा साल भर का बताया होता है, एक साल का, तो एवरी ईयर ये कितना प्रॉफिट कर रही थी, 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, 10, 11, 12 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पर। तो रिवेन्यू पहले कितना कर रही थी, 164 करोड़ का, ठीक है, और अभी कर रही है 1305 करोड़ का। तो रिवेन्यू उस मुकाबले 10-12 साल के अंदर बहुत अच्छा रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। और इंटरेस्ट जो पे कर रही थी, ठीक है, तो वो 91 करोड़ का था और यहाँ पर देख लो ये 707 करोड़ का है। और उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी जो खर्चा हो रहा था तो ये इतना है 312 करोड़ तक का, पहले 12 करोड़ कर रही थी अभी 312, मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, ठीक है। और फिर फाइनेंसिंग प्रॉफिट बच रहा था 61 करोड़ का, अभी 286, 37% का तभी फाइनेंसिंग मार्जिन बचता था, अभी यहाँ पे 22% का मार्जिन बच रहा है। अदर इनकम तभी 1 करोड़ का था, अभी 18 करोड़ का इनकम हो रहा है, ठीक है, अदर इनकम में। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो 44 करोड़ का था, अभी 213 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट कर रही है। तो नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया, लेकिन एज़ कंपेयर ये इन 2 साल के अंदर का कम ही है, ठीक है, ये 2 साल से कम हुआ है। लेकिन अभी भी इसका लास्ट रिज़ल्ट आना बाकी है मार्च का, तो शायद ये वो भी कवर कर दे, ठीक है। तो कोई इतना ज़्यादा ख़राबी इसके नंबर में नज़र नहीं आया। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसा है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बोरोविंग जो है, मेन चीज़ मैं यही चीज़ देखता हूँ कि कंपनी पे कितना कर्जा है। तो बोरोविंग जो होता है, लोन होता है, तो लोन इसने देखो 2010 में 1070 करोड़ का लिया था। खुद ये बैच लोन लेती है और उसके बाद वो लोन देती है, ठीक है। तो और फिर 1500 करोड़ का हुआ, फिर 2 2500 करोड़, 3000 करोड़, 4000, 5000, 6, 6.5, 7.5, 8, 9, 10 10 हज़ार करोड़ तक का एक कंपनी के पास लोन था। सितंबर तक भी 9900 करोड़, मतलब लगभग 10 हज़ार करोड़ का कंपनी पर आज भी लोन है, ठीक है। 10 हज़ार करोड़ का लोन ये काफ़ी होता है, हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये अमाउंट ही थोड़ा रिस्की होता है कि 10 हज़ार करोड़ ऑलरेडी बहुत सारे जगह पर फ्रॉड चल रहा है, बिजनेसेस फ्रॉड कर रही है, कंपनीज फ्रॉड कर रही है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो चुका है, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डूब गई है, जैसे DHFL वगैरह हो गई, HDL भी वैसी उसी के कगार में है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जहाँ पर उनका काम धंधे में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ पर लोन की वजह से मेन चीज़ होती है कि वो लोन ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आता है। और अदर भी लायबिलिटीज़ होती है जो चुकाना पड़ता है। तो टोटल लायबिलिटीज़ कितना है यहाँ पर नज़र आएगा, तो 12,000 का इनका टोटल लायबिलिटीज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ के वजह से थोड़ा बहुत पैनिक है, टेंशन है। बट फ़िलहाल अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना लेता हो तो उनके लिए मैं बोलूँ ये अच्छा है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। और ये फाइनेंस कंपनी है और इसका लगभग सेल वगैरह तो अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जस्ट इतना देखने मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे होता ही है, बट लोन का मैटर है तो कंपनी थोड़ा हाई रिस्क में लगती है कभी भी कंपनी में, ठीक है। जितना लोन हो, ऑलरेडी इसका मार्केट कैपिटल आपको आपको बता दूं कि ये 1300 करोड़ की कंपनी है और लोन कितना है 10,000 करोड़ का। तो अगर कैपिटल भी इसका दे देंगे, पूरा का पूरा कैपिटल, वो शेयर भी बेच देंगे, तभी भी ये चुका नहीं पाएंगे, ठीक है, जो लोन है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक सीन होता है किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कर्जा कम हो या कर्जा ना हो, वो कंपनी को चुनो जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं शेयर कभी बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग के हिसाब से ये शेयर में अभी भी दम लग रहा है। ये फ़िलहाल मेरे पास है तो मैं तो इसमें से कुछ भी करके इसमें प्रॉफिट करके दिखाऊंगा आपको। ये चैनल पे अगर आप रहोगे तो आपको ये देखने मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे शेयर्स या इससे भी ख़राब शेयर्स में मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन ये ऑलरेडी इतना भी ख़राब नहीं है, ये अच्छा ही है, ठीक है। फ़िलहाल तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, सिर्फ इस पर लोन का ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैंने जो भी इसका फाइनेंशियल यहाँ पर शो कर रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया, जो भी डेटा जेन्युइन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, इस पर मैं फाइनल कॉल दूंगा कि इस पर आपको क्या करना चाहिए। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखने वाले हैं और ये टिकर टेप है, तो टिकर टेप को भी मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो टिकर टेप यहाँ पर देखो 4 चीज़ें पॉजिटिव बता रहा है, सिर्फ डिविडेंड रिटर्न को छोड़ के। डिविडेंड भी देती है कंपनी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देती, 1% देती है, फिर भी ये काफ़ी है, ये भी एक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है इनका कहना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, मतलब इसका प्राइस आज भी बहुत सस्ता भाव में, ऑलरेडी बहुत गिर चुका है तो ऑलरेडी सस्ते भाव में मिल रहा है, बहुत अच्छा शेयर है इस हिसाब से, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट अच्छा बता रहा है, एफडी से अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं, ऐसा ये इनका कहना है, ठीक है। और एंट्री पॉइंट अच्छा है, ठीक है, अभी भी इसमें बाई करके चल सकते हैं क्योंकि इसको ओवरबॉट जोन में गया नहीं है। और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है अभी तो फ़िलहाल, ऐसा यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी कंपनी के पास मार्केट कैपिटल भी अच्छा है और यहाँ पर मॉडरेट मतलब मीडियम रिस्क है, ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, 2-2.5 गुना वोलेटाइल है एज़ पर निफ्टी के कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ पर इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, थोड़ा रिटर्न्स देख लेते तो
1 वीक के नेगेटिव, 1 मंथ के भी नेगेटिव 18%, और 1 ईयर के भी नेगेटिव है, 5 साल के भी नेगेटिव है, मैक्स के भी यहाँ पर 29%। तो कोई इतना खास यहाँ पे रिटर्न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसी हिसाब से ये भी एक ज़्यादा ही रिटर्न इनको लगता है एज़ पर एफडी की, क्योंकि एफडी का रेट बहुत कम हो चुका है, इस वजह से ये भी रिटर्न ज़्यादा ही नज़र आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी, क्योंकि मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखो 90 से 924, या फिर यहाँ पर 924 से 90, तो ये चीज़ हुई है ये शेयर में, ये बहुत ज़बरदस्त गिरा हुआ है। और फिलहाल तो अभी जो प्राइस मिल रहा है उस पे लेना सही है, नहीं तो और भी आपको लगता है डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर शेर खान ने भी रिकमेंडेशन किया है, उनका जो टारगेट है, और मोस्ट ऑफ पहले भी किसी ने किया था लेकिन उनका टारगेट नहीं हुआ, तो ब्रोकर लोग टारगेट्स बताते हैं, और होना है नहीं होना है बाकी मार्केट पे भी डिपेंड होता है, मार्केट के हर एक चीज़ पे। तो इतना कॉन्फिडेंस लेके नहीं चल सकते कि शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ और वो कमा के देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राइस कोई फिक्स नहीं है। अगर आप सोचो 300 पे लगाते या 350 पे लगाते और एक ही टाइम में ज़्यादा लगा के बैठते, तो आपको 350 प्राइस आने में बहुत टाइम लगता। अगर आपने वो टाइम पे थोड़े लगाए, अभी ये भाव पे थोड़े लगाए, तो आपका एक प्राइस आ जाता, चलो बीच का कोई प्राइस आ जाता, या उसके बाद भी थोड़ा और लगा दिए तो एक प्राइस, एक एवरेज प्राइस आ जाता। तो उसके वजह से आपका जल्दी निकलना पॉसिबल हो जाता, क्योंकि उसके बाद आपका प्रॉफिट जल्दी दिखना चालू हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से फ़िलहाल ऐसे शेयर में देखो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब तक इसके फाइनेंशियल अच्छे तब तक रहना चाहिए। फाइनेंशियल में और भी ख़राबी दिखती गई तो निकल जाना चाहिए, ठीक है। जो बड़े इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यही मेरा सजेशन रहेगा कि मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर्स में थोड़ा जिस पे हेवी डेप्ट है, ज़्यादा कर्जा है, तो ऐसे कंपनी से थोड़ा बचो लॉन्ग टर्म करने से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखा करो। तो फ़िलहाल ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से सही है, तो शॉर्ट टर्म में ये फ़िलहाल ये 30% तो गिरा है, तो कम से कम मैं यहाँ पे 60-70% की उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग ये फिर से आ जाएगा, 300 के भाव में आ सकता है अगर इसमें सब कुछ फिर से ठीक हो गया तो। फ़िलहाल थोड़े रिजल्ट्स अच्छा है तो, बट यहाँ पर अभी भी बाइंग रेंज में है, और यहाँ पर मैं इसमें से रिटर्न्स निकाल के आपको दिखा दूँगा। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रखोगे, ज्वाइन करके रखोगे तो अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन उधर ही आ जाएगा। और जो भी शेयर नए खरीदता हूँ मैं उस पर टेलीग्राम पे बताते रहता हूँ, और यहाँ पर भी स्टॉक टॉक में बता देता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरा यही कहना रहेगा कि कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो कि क्यों इन्वेस्ट करना है। किसी के रिकमेंडेशन पे जाओ मत, और अपनी मर्ज़ी होती है, आपको लगे, जब दिल से लगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आप सेटिस्फाई हो जाए वो चीज़ से कि आपको सच में लगे कि अभी ख़रीद लूँ ये शेयर को, तभी ख़रीदना चाहिए। किसी के बातों में आके ख़रीदना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल भी देखे हुए जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते, और उन्हीं के चक्कर में बहुत लोग आके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में कर देते हैं, और उन्हीं के वजह से वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज भी उनके चैनल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस भी बताए होते हैं या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते, आप सोचोगे कि चलो यार आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से वो बंदे लोग लॉस कर देते, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कभी लगाना चाहिए जब आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और लॉस तो लेना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर आपके पास ऑलरेडी और पैसा है, अगर कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, तो स्टॉप लॉस लगाए बिना भी और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपका कैपिटल और आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो ऑलरेडी मैं यही करता हूँ। तो किसी भी शेयर्स में स्टार्टिंग में बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ खरीद लेता हूँ, ज़्यादा भी लिमिटेड नहीं होती है। तो एक मेरा एक फ़िक्स एक अमाउंट रहता है, इतनी अमाउंट का मैं क्वांटिटीज़ खरीदूँगा, और उसमें अगर डायरेक्टली प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब जब गिरे तब तब मैं वो शेयर्स को ख़रीदता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी 4 पोर्टफोलियो हैंडल करना
इजी नहीं होता, तो चारों में अच्छे क्वालिटी के शेयर्स होते हैं। कुछ कुछ शेयर्स थोड़े ख़राब परफॉर्म करना चालू कर देते, लेकिन कुछ शेयर जो अच्छे होते वो अच्छा प्रॉफिट देते। फिर वो प्रॉफिट को मैं ऐसे ही शेयर्स में से और इन्वेस्टमेंट करके वो निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करता हूँ मैं, और ये स्ट्रैटेजी मेरा वर्क करते आ रहा है। और लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है। पॉजिटिव रह के, बुलिश रह के, मैं बेरिश नहीं रहता, शॉर्ट नहीं करता। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। आज नहीं तो कल जो शेयर्स गिरे हैं वो कल अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज ही बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। आपका सब्सक्राइब करने में तो घाटा होता नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, सीख लो, और उसके बाद लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी है डेटा यहाँ पे कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा। तो मैं ऑलवेज़ यही बताऊँगा, कोई भी शेयर ख़रीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदो, क्योंकि मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता। अच्छा कितना भी अच्छा हो, क्योंकि रिलायंस को भी एक टाइम गिरना पड़ा था। मेरे खुद के आंखों के सामने वो चीज़ हुई है जो कोविड के टाइम पे। और ऐसी कुछ भी और भी ग्लोबली चीज़ हो जाती है तो कोई भी शेयर में आप लगा दोगे लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उसका 1 लाख रुपया वैल्यू हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर शेयर अच्छा है तो तुरंत डबल कर देगा, या शेयर ख़राब है तो आपका पैसा कंप्लीट डुबा देगा। तो शेयर कम से कम अच्छा तो चुन के रखो, ठीक है। तो जिसके वजह से वो प्राइस रिटर्न आने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, उसी स्पीड में ऊपर आ जाएगा। तो सही शेयर चुनो और सही शेयर में रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।